3 साल से जल रहे एक राज्य से देश की सत्ता ने इतनी दूरी क्यों बना रखी है? क्या है वहां का ताजा संकट? 3 साल में 31 बार गुजरात, 48 बार यूपी जाने वाले प्रधानमंत्री इस राज्य में सिर्फ एक बार ही क्यों जा पाए? देश का वो कौन सा राज्य है जिसे देश के पहले प्रधानमंत्री ने भारत का गहना कहा और अब की सरकार को गहना नहीं सरदर्द लगता है? ये राज्य यहां 3 साल पहले दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 3 साल बाद फिर एक मुद्दे पर दोनों आमने सामने हैं, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? और बड़ा सवाल, क्या फिर एक घातक इंतजार होगा केंद्र सरकार का, या इस मुद्दे को इस बार जल्दी सुलझाया जाएगा? आज मैं आपको देश के उस राज्य की कहानी सुनाऊंगा जिसके पास सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं। शायद इसलिए कोई बड़ा नेता वहां नहीं जाता। इसको जरूर देखिएगा। किस राज्य में जनगणना को लेकर मचा हुआ है हंगामा? नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, वो तभी दबा पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। आज मैं आपको देश के एक ऐसे राज्य में लेकर जाना चाहता हूं जिसे देश का नेशनल मीडिया दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि दरबारी मीडिया अगर इस राज्य की खबरें दिखाएगा तो दरबार नाराज हो जाएगा। इस राज्य की खबरों को जगह मिलेगी तो दरबार को वहां जाना पड़ेगा, वहां लगी आग को बुझाना पड़ेगा। दरबारी मीडिया के लिए वहां जाने का मतलब अपने आकाओं को नाराज करना है। इसलिए दरबारी मीडिया ने इस राज्य को अपनी हेडलाइन से हटाकर हमेशा के लिए मिटा दिया है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, वो राज्य जिसे कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा ज्वेल ऑफ इंडिया, भारत का गहना। मणिपुर में हिंसा की आग 3 साल पहले लगी। 3 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां सिर्फ एक बार गए। वो 3 सालों में 3 बार अमेरिका और यूएई भी हो आए। यहां यह बात समझने वाली है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में होने वाली बड़ी से बड़ी घटना को केंद्र और राष्ट्रीय मीडिया में जगह नहीं मिलती। बाढ़ को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट की खबरें नेशनल मीडिया पर दिखती ही नहीं है। बताया जाता है ये राज्य बहुत दूर है, दुर्गम है। मुझे लगता है नेताओं की जिस तरह की सोच हो गई है उसमें दूरी से ज्यादा बड़ी बात है कि नॉर्थ ईस्ट के पास पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है, यानी राजनीतिक शक्ति नहीं है। अगर इन राज्यों में 10-10 सीटें भी होती तो दिल्ली दौड़ दौड़ कर वहां पहुंचता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यही आज की राजनीति का सच है। जहां तक टेलीविजन न्यूज का सवाल है, नॉर्थ ईस्ट इनकी गिनती में आता ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट टीवी न्यूज देखे या न देखे, टेलीविजन की रेटिंग पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, बहुत बहुत कम असर पड़ता है। बहुत गलत, लेकिन यह सच है। और बहुत कम संपादक रह गए हैं जो नॉर्थ ईस्ट को उतनी गहराई से समझते हैं। मणिपुर दिल्ली से दूर जरूर है, लेकिन देखिए कि किन वजहों से यह दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हवाई मार्ग से दिल्ली से मणिपुर सिर्फ 1700 किलोमीटर दूर है, यानी 2.5 घंटे का सफर। लेकिन राजनीति के नक्शे पर मणिपुर बहुत बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि राजनीति के नक्शे पर किसी राज्य की दूरी इस बात से तय होती है कि वहां लोकसभा की कितनी सीटें हैं। मणिपुर के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। मणिपुर 22,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आकार में यह देश की राजधानी दिल्ली से 15 गुना बड़ा है, लेकिन दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, यानी मणिपुर से लगभग 4 गुना। 2011 की जनगणना के हिसाब से मणिपुर की आबादी 28.5 लाख थी। 2026 में अनुमानित आबादी करीब 33 लाख है। दिल्ली की आबादी 2011 की जनगणना में लगभग 1 करोड़ 68 लाख, जो कि 2026 में अनुमानित है 2 करोड़ 26 लाख। यहां एक और बात जिसके बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और इसके बारे में देश भर में चर्चा होनी चाहिए। हमारे यहां हर वोट की कीमत बराबर मानी जाती है, सही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के सीमांत राज्य हैं,
दुर्गम राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य हैं। कम प्रतिनिधित्व की वजह से संसद में इन राज्यों की सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और रणनीतिक मुद्दों पर आवाज पुरजोर तरीके से नहीं उठ पाती है। इन राज्यों में आबादी का घनत्व बहुत कम है। अब सवाल यह है कि क्या देश सिर्फ लोगों की संख्या से बनता है या जमीन से भी बनता है? जमीन का भी बहुत महत्व है। संविधान के अनुच्छेद 1 की भावना भी यही कहती है। इसके खंड 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगर प्रतिनिधित्व सिर्फ आबादी के आधार पर होता है तो कम आबादी वाले सामरिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों की आवाज कम होती है। यहां अमेरिका के सेनेट का मॉडल देखें। वहां हर राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है, हर राज्य के 2 सांसद, आबादी कितनी भी हो, ताकि छोटे राज्य बड़े राज्यों के आगे दब न जाएं। लोकसभा की सीटें आबादी के लिहाज से तय होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जनसंख्या कम है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम है तो उस इलाके के या वहां के लोगों की अहमियत कम हो जाती है या वो दोयम दर्जे के हो जाते हैं। इसको ऐसे समझें, अगर मणिपुर में 20 लोकसभा सीटें होती तो क्या सभी नेता वहां बार बार नहीं जाते? तब क्या इसको ऐसे ही जलता हुआ छोड़ दिया जाता? नॉर्थ ईस्ट भारत के 7 राज्य और सिक्किम को मिला दें तो कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश 2,40,961 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम का कुल क्षेत्रफल है 2,62,000 किलोमीटर से ज्यादा। फिर भी यूपी के पास 80 सांसद हैं लोकसभा में और इन 8 राज्यों के कुल मिलाकर सिर्फ 25। इससे पता चलता है कि राजनीतिक तौर पर कमजोर राज्यों की अहमियत देश चलाने वालों की नजर में इतनी कम क्यों है? मणिपुर 3 साल से सुलग रहा है। मैती और कुकी-जो समुदायों के बीच 3 साल पहले एक संघर्ष शुरू हुआ। शुरुआत कोर्ट के एक आदेश से हुई जिसमें मैती समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने पर विचार करने को कहा गया। पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले अल्पसंख्यक कुकी-जो समुदाय ने इसका जबरदस्त विरोध किया। यह विरोध दंगों और हिंसा में बदल गया। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि ताजा विवाद क्या है। इस समय पूरे देश में सेंसस की प्रक्रिया चल रही है। मणिपुर भी इसका हिस्सा है, लेकिन मणिपुर के मैती, नागा और कुछ दूसरे समुदायों की मांग है कि पहले राज्य में एनआरसी का गठन हो, फिर सेंसस कराया जाए। यानी पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बने, फिर जनगणना हो। जनगणना के दौरान देश में रहने वाले हर व्यक्ति को गिना जाता है, फिर चाहे वो प्रवासी हो या विदेशी। लेकिन एनआरसी में सिर्फ उन लोगों के नाम दर्ज होते हैं जो कानूनी रूप से देश के नागरिक हैं। कांग्रेस, बीजेपी, मैते और नगा नेताओं का भी मानना है कि पहले 1991 को आधार मानकर एनआरसी लागू हो और फिर जनगणना कराई जाए। तर्क यह है कि इससे राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों और घुसपैठियों की पहचान की जा सकेगी। इसी मांग के साथ नारा दिया गया, नो एनआरसी नो सेंसस, यानी एनआरसी नहीं तो जनगणना, सेंसस भी नहीं। इसी को लेकर मणिपुर की राजधानी और आसपास के जिलों में कई प्रदर्शन हो रहे हैं। सेंसस की ट्रेनिंग दे रहे सरकारी दफ्तरों को घेरा जा रहा है। राजधानी इम्फाल में भी सेंसस से पहले एनआरसी की मांग को लेकर हजारों महिलाओं ने हाथ में मशाल लेकर रैली निकाली। इसके उलट कुकी समुदाय इस मांग को गैर जरूरी और अन्यायपूर्ण बता रहा है। कुकी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था कुकी-जो काउंसिल ने साफ किया है कि सेंसस की टाइमिंग तय करने का अधिकार केंद्र के पास है और कोई और समुदाय दबाव डालकर इसमें देरी पैदा नहीं कर सकता। कुकी-जो काउंसिल का यह भी कहना है कि एनआरसी और सेंसस केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है और राज्य सरकार अपने स्तर पर यह फैसला नहीं ले सकती। एनआरसी का विरोध करते हुए कुकी समुदाय ने असम का भी उदाहरण दिया। असम में
एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने के बाद करीब 19 लाख लोग गैर नागरिक घोषित हो गए और अब ये लोग ट्राइब्यूनल और कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। मणिपुर की सरकार सेंसस से पहले एनआरसी के पक्ष में है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए यह दुविधा का सवाल बना हुआ है। गृह मंत्रालय के लिए सेंसस जरूरी है क्योंकि इसकी प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ चल रही है। सरकार चाहती है कि पहले जनगणना हो जाए और फिर बाकी के आंकड़ों पर काम किया जाए, लेकिन सरकार को पता है कि अगर सीधे सेंसस कराया तो मैती और कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़क सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यह मामला इतना पेचीदा होकर यहां तक पहुंचा कैसे? क्या अगर 3 साल पहले ही सरकार ने स्थिति संभाल ली होती तो यह नौबत आती? मैती और कुकी फिर एक दूसरे के सामने इस तरह खड़े न होते। इसे समझने के लिए 3 साल पीछे चलना होगा। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट के एक जज ने आदेश दिया कि सरकार मैती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने पर विचार करे। उसके बाद कुकी समुदाय के बीच ये आशंका फैल गई कि अगर सरकार ने ऐसा किया तो उनके हक छिन जाएंगे। कुकी समुदाय के पास पहले से ही शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा है। 3 मई 2023 को इसी के विरोध में कुकी समुदाय और ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने मणिपुर के सभी पहाड़ी जिलों में एक मार्च का आयोजन किया। इसके जवाब में मैती समाज के लोग भी सड़कों पर आ गए। दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो गया। शाम होते होते हमले शुरू हो गए। धीरे धीरे हिंसा की आग मणिपुर के बड़े हिस्से में फैल गई। इस हिंसा में अब तक लगभग 260 लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। सरकार चाहती तो यह हिंसा जल्द ही रुक जाती, लेकिन बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह और केंद्र की सरकार इसमें पूरी तरह नाकाम रहे। बीरेन्द्र सिंह पर बहुसंख्यक मैती समाज का पक्ष लेने का भी आरोप लगा। उनके पक्षपाती रवैये की वजह से कुकी समुदाय खासा नाराज हुआ। कुकी जो समुदाय ने सरकार और स्थानीय प्रशासन पर भरोसा करना छोड़ दिया। हिंसा के शुरुआती दिनों में ही दोनों ही समुदाय के लोगों ने पुलिस वालों से 4000 हथियार और लाखों राउंड कारतूस लूट लिए। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। तुरंत कर्फ्यू लगाने की बजाय सरकार ने इंतजार किया। कई गांव हिंसा की चपेट में आए। एक के बाद एक वो जलते रहे। 48 घंटों तक सरकार के लचर रवैये ने दोनों समुदायों को अपनी अपनी सेना बनाने का मौका दे दिया। केंद्र सरकार ने भी वेट एंड वॉच की नीति अपनाई। वो हफ्तों तक इंतजार करती रही। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोचा होगा कि राज्य पुलिस सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालात राज्य की सरकार और पुलिस के काबू से बाहर निकल गए। इसके बाद 14 जुलाई 2023 को सामने आया वो वीडियो जिसे देखकर पूरा देश सहम गया, जिसमें 2 कुकी महिलाओं को एक भीड़ निर्वस्त्र करके घुमाती हुई दिखी। तब तक देश के प्रधानमंत्री भी मौन रहे। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर 19 जुलाई 2023 को अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन तब तक मैती और कुकी समुदाय के बीच जो दीवार खड़ी हुई थी उसने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया। मैती समुदाय मणिपुर का सबसे बड़ा जातीय समूह है। इसकी आबादी लगभग 53 से 54% है। इसमें से ज्यादातर आबादी घाटी में रहती है, जबकि कुकी समुदाय की आबादी 15 से 20% है। इनमें से ज्यादातर लोग ऊपर पहाड़ों में रहते हैं। घाटी में राज्य की जमीन का सिर्फ 10% हिस्सा है और यहां आधी से ज्यादा आबादी रहती है। इसके उलट पहाड़ी इलाकों में लगभग 90% जमीन है, लेकिन वहां आबादी का घनत्व काफी कम है। ज्यादातर मैती हिंदू हैं और कुकी ईसाई। कुकी समुदाय को आशंका रही है कि अगर मैती को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला तो इस समुदाय के ताकतवर और अमीर लोग पहाड़ों और जंगलों पर कब्जा कर लेंगे। उन्हें यह भी डर है कि अगर पहले एनआरसी लागू हुआ तो लाखों कुकी लोगों को बाहरी बताकर बेदखल कर दिया जाएगा। कुकी समुदाय हजारों साल से उत्तर पूर्व भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में रहते आए हैं, लेकिन बहुसंख्यक
आबादी इन्हें बाहरी, अवैध और गैर कानूनी बताती रही है। फिलहाल हालत यह है कि मणिपुर दो हिस्सों में बंट चुका है, घाटी और पहाड़। बीच में है सेना, जिसने एक तरह से बाड़ लगाकर बॉर्डर बना दिया है। मैती और कुकी एक दूसरे के इलाकों में आते जाते भी नहीं है। देश का एक राज्य हिंसा की भेंट चढ़कर दो हिस्सों में बढ़ चुका है और अब एनआरसी और सेंसस के नाम पर वहां एक और बंटवारा किया जा रहा है। लेकिन सरकार के पास न तो इस बंटवारे को रोकने की इच्छा शक्ति दिखी और सरकार अब भी दुविधा का शिकार है। तब बीजेपी के बीरेंद्र सिंह हिंसा नहीं रोक पाए और अब बीजेपी के नए मुख्यमंत्री खेमचंद दुविधा में हैं। 2027 की शुरुआत में मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा की 60 सीटें हैं। टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगी, लेकिन मणिपुर के पास लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं। परिसीमन के बाद भी मणिपुर के हिस्से में 2 ही सीटें रहेंगी। ऐसा ही उत्तर पूर्व के बाकी राज्यों के साथ भी हो सकता है। सवाल यह है कि जब एक राज्य 3 साल तक जलता रहे, हजारों नागरिक विस्थापित हों, समाज 2 हिस्सों में बंट जाए और लोग अपने ही राज्य के एक दूसरे के हिस्से में जाने से डरें, तब दिल्ली की जिम्मेदारी क्या होती है? क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ उन राज्यों तक है जहां सीटें ज्यादा हैं? क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों का ध्यान रखा जाएगा जहां से सरकार बनने की उम्मीद हो? मणिपुर की त्रासदी सिर्फ 2 समुदायों के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्राथमिकता, केंद्र की निष्क्रियता और मीडिया के बेरुखी की कहानी है। लोकतंत्र में संख्या का महत्व है, कितने लोग, कितने फीसदी वोट, कितनी सीटों पर जीत, लेकिन नागरिक की कीमत संख्या से तय नहीं हो सकती। क्या सीटों का आंकड़ा नागरिक के दर्द को नाप सकता है? क्या हर मदद और राहत से पहले केंद्र राज्य का राजनीतिक वजन तोलेगा? मणिपुर में रहने वाले लोग भी उतने ही भारतीय हैं जितने बाकी राज्यों के लोग। फर्क सिर्फ इतना है कि मणिपुर के पास सत्ता के गलियारों में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जरूरी राजनीतिक ताकत नहीं है। और अगर यही लोकतंत्र की नई कसौटी है कि जिसके पास ज्यादा सीटें उसकी ज्यादा कीमत, तो फिर सवाल सिर्फ मणिपुर का नहीं है, पूरे लोकतंत्र का है। यही मणिपुर का एक सच है जिसे देश की राजनीति ने सरदर्द, मीडिया ने अछूत और नक्शे ने टू फार टू स्मॉल मान लिया है। और मणिपुर का एक और सच है, मणिपुर भारत है। मणिपुर के लोगों का दर्द देश का अपना दर्द है। मणिपुर बहुत दूर नहीं है, मणिपुर बहुत छोटा भी नहीं है। दरअसल कई मायनों में मणिपुर बहुत बड़ा है, उसका दिल बहुत बड़ा है। ये जानते हुए कि वहां की आहट दिल्ली देर से पहुंचती है और फिर लंबे इंतजार के बाद उस पर दिल्ली की नजर पड़ती है, मणिपुर का दिल तिरंगे के लिए धड़कता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपने संदेश भेजिए, मैं आपके संदेश पढ़ता हूं, के जवाब देता हूं, उन्हें कार्यक्रम में शामिल भी करता हूं। और ये पहला संदेश है, यह है इस्माइल अंसारी, कह रहे हैं दिबांग जी, आपको यूट्यूब पर देखकर दिल खुश हो गया। मैं आपको एबीपी न्यूज पर सुनता था, मैंने टीवी देखना बंद कर दिया था और आज आपको यूट्यूब पर देखकर बहुत खुशी हुई। अब सच्ची न्यूज देखने का मौका मिलेगा। इस्माइल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे और भी लोग होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप सबको बताएं, सबको जानकारी दें मेरी तरफ से, धन्यवाद। और यह है डॉक्टर भगत, कहते हैं लोकतंत्र में राष्ट्रभक्ति और प्रतीकों का सम्मान महत्वपूर्ण है, लेकिन वे शासन की कमियों, प्रशासन की नाकामियों या जन समस्याओं पर पर्दा डालने का माध्यम नहीं बनने चाहिए। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद इस बात पर टिकी होती है कि सरकार नारों के पीछे छुपने के बजाय नागरिकों के बुनियादी सवालों का सीधा और ठोस समाधान प्रदान करे। लंबा संदेश डॉक्टर भगत का, धन्यवाद आपका। आप बहुत गहराई से समाज को देखते हैं, चिंता करते हैं, वो आपके संदेश में झलकता है। आगे भी संदेश
भेजते रहिए और आप ये वीडियो शेयर कीजिए। एक बार वीडियो शुरू करें देखना तो उसे अंत तक देखिए। यह है ममता रानी। बहुत ही अच्छी भाषा में सही खबर और पर्सपेक्टिव को आपने रखा। ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बताएं आप आगे किस तरह की रिपोर्ट्स देखना चाहेंगी, किस तरह के आप शोज देखना चाहेंगी। और अगला संदेश है पिंटू कुमार का। कह रहे हैं दिबांग सर जी, जब हमारे घर टीवी आया तब से जानते हैं और अब मोबाइल पर भी आप सच्चे निडर पत्रकार हैं। धन्यवाद पिंटू। मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, अपने 2 दोस्तों को यह वीडियो भेजिए, इसमें तो आपका नाम भी है। धन्यवाद। और यह है वीर। कह रहे हैं आपकी पत्रकारिता देखकर दिल करता है कि LLB करना छोड़ करके हम भी पत्रकार बन जाएं। आपकी तरह आपकी बातें देखकर सुनकर हम तो आपको अपना आइडल मानते हैं। वीर, आप वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, वकील ही बने। हाँ, मेरे वीडियो जरूर देखते रहिएगा। आपसे लगातार बातचीत होती रहेगी, टच में रहेंगे। धन्यवाद।